नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1925 से संबंधित विभिन्न घटनाओं की और बहुत सारी बातचीत साम्यवाद के बारे में। देखिए, हमारी बातचीत जहां लास्ट वीडियो में ख़त्म हुई वहां पे हमने काकोरी कांड का जिक्र किया था। एचआरए की स्थापना हुई, काकोरी कांड हुआ और एचआरए के जो प्रमुख कुछ व्यक्तित्व थे उनको सजाएं दी गई, 4 लोगों को फांसी दी गई। ये सारा डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। इसके साथ ही हम 1925 की घटनाओं को यदि हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आरएसएस की स्थापना एक फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आरएसएस की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में हुई। कहाँ पर हुई? तो नागपुर में। और स्थापक कौन थे? केशवराम बलीराम हेडगेवार। आपको नाम याद रखना है, केशवराम बलीराम हेडगेवार। इन्होंने आरएसएस की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में की थी। इसके बाद बात करें तो 1925 ही वो वर्ष था जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, सरोजनी नायडू। और हम लोग जानते हैं कि सरोजनी नायडू ने यहाँ पर अध्यक्षता की है कानपुर के अधिवेशन में। आपको मैंने बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष रही हैं। 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्षा, 1925 में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता जो प्रथम आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्षा थी। तो इस तरह से 3 महिला अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की और कलकत्ता, कानपुर और कलकत्ता में इन्होंने क्रमशः अध्यक्षता की है। तो यहाँ पर 1925 का संदर्भ हमारा जारी है और यहीं पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वो है हमारा साम्यवाद से संबंधित विषय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और भारतीय स्वतंत्रता के बाद हम राजनीतिक दलों में साम्यवादी विचारधारा को बहुतायत पाते हैं और ये विचारधारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी है और उसका हम जिक्र बार बार करेंगे कि साम्यवादी दल ने कहीं हमारा कांग्रेस का समर्थन किया, कहीं पर समर्थन नहीं किया, विरोध किया। तो ये सारी जो इनकी थ्योरीज हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि 1920 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई और इस साम्यवादी दल की स्थापना का श्रेय दिया हमने मानवेंद्र नाथ राय को। और मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में इसकी स्थापना की थी। अब देखिए, जब ताशकंद में इन्होंने स्थापना की तो उसके बाद ये जो धारा है ये बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि मानवेंद्र नाथ राय की तरह ही बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर साम्यवादी दल की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण जो साम्यवादी दल माना जाता है वो 1925 में स्थापित हुआ कानपुर में। इसे भी अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कानपुर आप ये कह सकते हैं कि इनका मुख्य क्षेत्र रहा, इनका मुख्यालय रहा और यहीं से इस साम्यवाद की विचारधारा को हम विस्तृत स्वरूप में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने बात की थी एचआरए के बारे में। देखिए, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी तरह से एक संगठन बनेगा एचएसआरए 1928 में जिसका नाम होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर विश्व के परिदृश्य पर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोई सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई तो विश्व युद्ध हुआ और उस विश्व युद्ध के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई तो वो रूस की 1917 की क्रांति। और रूस की इस 1917 की क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। इस बोल्शेविक क्रांति में लेनिन के नेतृत्व में, हालांकि इनके सहयोगी और भी हैं, ट्राटस्की है, स्टालिन है, तो लेनिन के नेतृत्व में इन लोगों ने क्या किया, रूस के अंदर जाकर और अपने बाहुबल के आधार पर
बाहुबल के आधार पर इन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को, या उस समय हम बात करें तो जैसे पेट्रोग्राड या स्टालिनग्राड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जाकर इन्होंने सारे के सारे ऑफिसेस पर कब्जा कर लिया और इन्होंने एक नई विचारधारा विश्व को दी। और वो नई विचारधारा प्रैक्टिकली जो इन्होंने दी वो थी साम्यवाद की विचारधारा। अब साम्यवाद को, वैज्ञानिक साम्यवाद का जो जनक है वो तो कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, यहाँ हम डिटेल को लेके चल रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत कुछ समझना है, क्योंकि हम जब लास्ट तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम संशय में रहते हैं कि साम्यवादी आखिर चाहते क्या थे और उनका गांधी से क्या मतभेद है, क्या परिस्थितियाँ हैं, भगत सिंह इनके किस तरह से पक्ष में, वो सारी बातें अभी खुल के आ जाएंगी। देखिए, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, इन्होंने साम्यवाद की विचारधारा को यहाँ पर अपने लेखन में शामिल किया और उस लेखन को प्रैक्टिकली उतारा किसने, लेनिन ने। लेनिन पहला पर्सन है जिसने इस तरह से एक बहुत बड़े देश में साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। अब ये साम्यवादी सरकार जो स्थापित हुई, इसका प्रभाव ये था कि ये लोग हिंसा या यूं कहिए कि हथियारों के दम पर रूस को काबिज कर पाए, रूस पर अपना अधिकार स्थापित कर पाए। वहाँ की पूर्ववर्ती सरकार को इन्होंने हटा दिया और अब इनका जो टारगेट है वो पूरे के पूरे विश्व में अपने साम्यवाद को स्थापित करने का है। अब यदि आप मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि रूस सबसे बड़ा देश है और कहीं ना कहीं पावरफुल भी है, वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, डेवलपमेंट काफ़ी था। ऐसी स्थिति में विश्व दो भागों में डिवीज़न होता चला गया और ये दो डिवीज़न जो हैं, एक तो साम्यवाद है और दूसरा है पूंजीवाद। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर मैं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रखूं तो यहाँ पर ब्रिटेन आपको टॉप पे दिखाई देगा और ब्रिटेन के साथ आपको यहाँ पर अमेरिका टॉप पर दिखाई देगा। और साम्यवादी विचारधारा जो है वहाँ पर आपको केवल उस समय रूस दिखाई देगा, हालांकि बाद में यहाँ पर चीन भी शामिल हो जाएगा। इन दोनों थॉट्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमको पहले ये समझना है कि इन दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, यहाँ पर आप कहते हैं कि आप पूंजी लगाइए, कैपिटल यूज़ कीजिए और आप खूब पैसा कमाइए। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस तरह से दिया गया है कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज लगाइए, बहुत सारा पैसा कमाइए, आपके ऊपर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, आप मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए फ्री हैं। अब इसमें आप क्या करते हैं, जब आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, फैक्ट्री का मालिक बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा तो डेफिनेटली वो निम्न वर्ग का शोषण करेगा, क्योंकि वो उनका हिस्सा जितना उनका बनता है वो देगा नहीं। और यहाँ पर पूंजीवाद की जो अवधारणा है वहाँ पर उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो शोषण का प्रतीक है और यहाँ पर निजी संपत्ति जो है वो बहुतायत है, अर्थात लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके बैठे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, अपने आप को रिच कर लिया है और जो निम्न वर्ग है वो और ज़्यादा निम्न हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो बहुत बढ़ गए, गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये पूंजीवाद की व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक देशों में मोस्टली आपको यही वाली व्यवस्था देखने को मिलती है। जबकि रूस में जो एक नई व्यवस्था डेवलप की गई वो क्या थी, वहाँ पर जो शासन दिया गया वो निम्न वर्ग को दिया गया। अगर मैं कार्ल मार्क्स की भाषा में बात करूं तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हुआ, अर्थात जो सबसे निम्न वर्ग है उसको शासन दिया गया जो शोषित हो चुका है, अर्थात जिसका शोषण हुआ उसे जब आप शासन दे देंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो उच्च वर्ग के पैसे को छीनकर सबको इक्वलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, सबको समानता की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि निजी संपत्ति जो है वो आपकी लिमिट में रहने वाली है, निजी संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर स्टेट इम्पोर्टेंट है, अर्थात राज्य का महत्व ज़्यादा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रूस में जब स्टार्ट में क्रांति के बाद ये चीज़ें शुरू हुई तो वहाँ पर सारी की सारी जो
दुकानें हैं, सारे के सारे जो ऑफिसेस है, स्कूल्स है, सबको सार्वजनिक मतलब बना दिया गया, गवर्नमेंट बना दिया गया। अब गवर्नमेंट का स्कूल होगा तो डेफिनेटली शोषण नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल होगा तो शोषण होगा, वहाँ पर जो काम करेंगे उनका शोषण होगा, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे उनसे फीसें ली जाएंगी बहुत सारी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो स्टेट पर डिपेंड करेगा, अर्थात सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो सरकारी होंगी। जब आप सरकारी और राशनिंग प्रणाली से चलेंगे तो यहाँ पर निम्न वर्ग के शोषण की संभावना समाप्त हो जाएगी और एक सीमा से ज़्यादा आप संपत्ति भी नहीं रख पाएंगे। तो इसका मतलब साम्यवाद की जो अवधारणा है वो इक्वेलिटी एट एनी कॉस्ट, अर्थात किसी भी कीमत पर समानता पर आधारित है। अब ये दोनों विचारधाराएं जब अलग हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? 1917 की जब क्रांति हुई तो 1917 के बाद विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया, और रूस अलग हो गया तो रूस के संबंध ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, इन सारे पूंजीवादी देशों से कट गए, इनके संबंध हट गए और अब ये एक दूसरे के दुश्मन की तरह है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की पूंजीवाद जब भारत में निम्न वर्ग को और निम्न बनाता है, ब्रिटेन का पूंजीवाद जब भारत में निम्न वर्ग का शोषण करता है, निम्न वर्ग को और निम्न बनाता है, भारत के कुटीर उद्योगों को समाप्त करता है, भारतीय कृषकों का शोषण करता है, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेता है, तो रूस को यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं कि भारत के लोग निश्चित रूप से हमको सपोर्ट कर सकते हैं और भारत में भी शायद हम साम्यवाद को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। मतलब रूस को ये लगता है कि ब्रिटेन हो सकता है यहाँ से चला जाए और रूस यहाँ काबिज हो जाए, या कम से कम रूस की विचारधारा भारत में स्थापित हो जाए। इसलिए रूस के लोगों ने, लेनिन के बाद स्टालिन हैं, उन लोगों ने क्या किया है, भारतीय जो ऐसे लोग थे, जो युवा वर्ग था, जो शोषण के बड़े खिलाफ था, जो निम्न वर्ग को अधिकार दिलाना चाहता था, उन लोगों को इन्होंने प्रमोट किया और उस प्रमोशन में अर्थात अपने यहाँ बुलाया, उनको साम्यवाद की ट्रेनिंग्स दी और साम्यवाद से संबंधित जो इंटरनेशनल सम्मेलन होते थे उन सम्मेलनों में भी भारतीय लोगों को शामिल किया गया ताकि वो भारत में जाकर ब्रिटेन की नीतियों का विरोध करें और साम्यवाद की नीति का समर्थन करें। इसी साम्यवाद की जो कड़ियाँ हैं वो भारत में धीरे धीरे 1920, 1925 और मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के बहुत सारे स्थानों पर ऐसे छोटे छोटे संगठन स्थापित होने शुरू हो गए। और इसके साथ ही ये जो संस्थाएं बनी, क्रांतिकारी संगठन बने, ये क्रांतिकारी संगठन गणतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और समाजवाद को लाना चाहते हैं। समाजवाद का मतलब क्या है? यहाँ पर आर्थिक समानता की स्थापना करने की बात ये लोग करते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रश्रय है, जो आश्रय है, ये रूस की वजह से है। और यहाँ पर आज भी हम देखते हैं CPI, CPIM, इस तरह के साम्यवादी दल आपको देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल साइड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो यहाँ पर भी इन दोनों में भी डिफरेंस आया, बाद में रूस और चीन के विचारधारा की वजह से अलग अलग हो गए। तो आप देखेंगे कि ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में भगत सिंह जैसे युवाओं को भारत में साम्यवादी आधार पर, बेस पर क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हीं प्रोत्साहन के बीच उन्होंने सैंडर्स की हत्या की, असेंबली पर बम फेंका। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साम्यवाद की इस पॉपुलैरिटी के कारण ही हुई। ठीक है, अब इन साम्यवादी लोगों को, इन साम्यवादी गतिविधियों को रोकने की ब्रिटिश सरकार ने बहुत कोशिश की और उस कोशिश को 2-3 षड्यंत्र केस के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा और हम इस बात को भी समझ पाएंगे कि ये लोग किस तरह से साम्यवाद का समर्थन कर रहे थे। अब देखिए वो कौन कौन से केसेस हुए, ब्रिटेन ने किस तरह से साम्यवाद को भारत में पनपने से रोकने की कोशिश की। तो यहाँ पर मैं 3 केसेस की बात करूँगा और 3 केसेस में जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स शामिल हैं मैं उनकी बात भी यहाँ पर आपके सामने करूँगा। सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो है बोल्शेविक षड्यंत्र केस। अब यहाँ नाम से ही आपको पता लग रहा होगा
कि बोल्शेविक क्रांति को समर्थन करने की वजह से बोल्शेविक षड्यंत्र केस अस्तित्व में आया। ये जो केस था ये 1924 से संबंधित था मोस्टली, और वही है कि जो साम्यवादी दल है रूस का, उस साम्यवाद की विचारधारा को भारत में लाकर विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करने के कारण कुछ भारतीयों को यहाँ पर कारावास दिया गया, उन पर षड्यंत्र केस चलाया गया। और ब्रिटेन किसी भी तरह से नहीं चाहता था कि पूंजीवाद के खिलाफ भारत में साम्यवाद या रूस की जड़ें मजबूत हो जाएं। तो यहाँ बोल्शेविक षड्यंत्र केस के तहत कुछ लोगों को कारावास दिया गया, और वो कौन कौन से लोग हैं एक बार देख लेते हैं। एक तो ऐसे डांगे फेमस रहे हैं ये बड़े अपने साम्यवादी अभियान के लिए। उसके अलावा मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये वो मुख्य जिन्हें मैं क्रांतिकारी कहूँ, मैं साम्यवादी कहूँ, ये संबंधित थे बोल्शेविक षड्यंत्र केस से, और इन्हें बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी गई क्योंकि इन्होंने साम्यवादी गतिविधियों को भारत में समर्थन दिया। ठीक है, इससे भी इम्पोर्टेंट एक और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, वो था मेरठ षड्यंत्र केस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरठ षड्यंत्र केस। और ये मेरठ षड्यंत्र केस जो था, इसमें जो उपरोक्त व्यक्ति हैं सारे के सारे शामिल हैं। हालांकि ये जो स्टोरी है ये 1929 की है, परंतु इन पर जो केस चलाया गया वो 1921 के संदर्भ में चलाया गया। इस संदर्भ में चलाया गया कि 1921 में आपने रूस से अनुप्राणित जो जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन भारत में स्थापित किया, संस्था स्थापित की, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करके दंडित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि इन लोगों का जो थॉट है वो यही है कि पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ दिया जाए, और वो किस माध्यम से, वो युद्ध के माध्यम से, शस्त्रों के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से होना चाहिए, अधिकार स्थापित करके होना चाहिए, जैसा कि रूस में हुआ था। तो मेरठ षड्यंत्र केस में आपको बताएं, इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर भारतीय लोग तो हैं ही, भारत के साथ यहाँ पर आपको कुछ विदेशी नाम भी देखने को मिलते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस साम्यवाद को यहाँ समर्थन दिया। एक तो थे फिलिप स्प्रेट, फिर ब्रेन ब्रेडले, तीन लोगों के नाम आपको ध्यान रखने हैं मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित जो विदेशी लोग हैं। कौन कौन से? फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रेडले और उसके अलावा लेस्टर हचिनसन। लेस्टर हचिनसन, इन तीनों को भी यहाँ पर इन पर केस चलाया गया, इन्हें भी सज़ा दी गई। और आपको बताएं इंटरेस्टिंग ये कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उनके पास आइंस्टीन ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि वो इस केस को विड्रॉ कर लें, अर्थात इनको आप सजाएं ना दें। आइंस्टीन का रिक्वेस्ट मैकडोनाल्ड तक गया, परंतु ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। और आपको बताएं बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग इनको बहुत सारी सजाएं दी गई, कारावास दिया गया, और इसकी वजह से इसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से दर्ज किया गया। मेरठ में इनकी मुख्य गतिविधियों का क्षेत्र था, तो इस वजह से मेरठ षड्यंत्र केस कहा गया। और ये दूसरा प्रमाण है कि साम्यवाद का दमन करने की कोशिश ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको बचाने की कोशिश नहीं की गई। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने कोशिश की है, जवाहरलाल नेहरू ने इनकी पैरवी की है, डॉक्टर अंसारी ने यहाँ कोशिश की है, कैलाश नाथ काटजू ने कोशिश की है। तो इन सब लोगों ने पैरवी की है और कोशिश की कि इनकी सजाएं कम से कम हो। तो आपको ध्यान रखना है मेरठ षड्यंत्र केस इस तरह से था, और ये साम्यवादी गतिविधियों की वजह से हुआ, और साम्यवाद के दमन के लिए ब्रिटिश प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक और जिक्र करना होगा हमें तीसरे षड्यंत्र केस का, और जो तीसरा षड्यंत्र केस है वो है पेशावर षड्यंत्र केस। देखिए पेशावर षड्यंत्र केस क्या है,
कि कुछ लोग जो पेशावर के रहने वाले थे, बेसिकली मोमडन्स जो थे, ये मोमडन्स गए पेशावर से, लोग गए मॉस्को। मॉस्को मीन्स रूस की राजधानी में, और वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर इन्होंने साम्यवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बिल्कुल स्पष्ट करें, मुख्य रूप से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मोमडन्स थे और इन्होंने पेशावर से मॉस्को जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया साम्यवादी गतिविधियों का, साम्यवादी शासन व्यवस्था का, और 1922-23 में आकर इन्होंने इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ब्रिटिश साम्राज्य को बिल्कुल पूरा पता था इन चीज़ों का, पूरी वास्त थी, इनकी नज़र थी, और इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इन पर पेशावर षड्यंत्र केस चलाया गया और कई लोगों को सजाएं यहाँ पर दी गई। इनमें एक दो नाम जो बहुत ज़्यादा सज़ा प्राप्त करने वाले हैं वो अपने को ज़रूर ध्यान रखने हैं। एक तो थे गौहर हमान खान। गौहर हमान खान, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर नेम से कि इनको किस षड्यंत्र के तहत सज़ा दी गई या किन गतिविधियों में शामिल होने की वजह से, तो आपको ध्यान रखना है गौहर हमान खान थे। और उसके अलावा मियाँ मोहम्मद अकबर शाह, मियाँ मोहम्मद अकबर शाह, ये मुख्य व्यक्तित्व थे जिनको पेशावर षड्यंत्र केस के तहत सजाएं प्रदान की गई, सज़ा दी गई। और ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि साम्यवादी गतिविधियों के दमन के लिए है। मैं आपको बताऊं, जब भगत सिंह और उसके साथी किसी भी दल का गठन करते हैं तो वहाँ पर वो उनकी पहली विचारधारा जो है वो यही होती है कि हम क्या करेंगे, किसानों और मजदूरों को शासन दिलाने की कोशिश करेंगे। भगत सिंह की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है कि शासन ऐसा बने, हम स्वतंत्रता प्राप्त करें और ऐसा शासन स्थापित हो जहाँ किसानों और मजदूरों को अधिकार प्राप्त हों। और इसका बहुत सीधा मतलब होता है कि ये साम्यवाद है, ये बोल्शेविक तत्व ही यहाँ पर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको कवर कर लेनी है। और इसी के साथ हमको बात कर लेनी है भगत सिंह के नेतृत्व में एक साम्यवादी दल की स्थापना, और उसी के साथ जिसका नाम हम कहेंगे नौजवान सभा। 1926 में आ गए हम। नौजवान सभा की स्थापना की गई पंजाब में, और नौजवान सभा में जो मुख्य व्यक्तित्व हैं वो कौन है, भगत सिंह। भगत सिंह के साथ छबील दास, इन्हीं के साथ यशपाल, इन सब लोगों ने नौजवान सभा की स्थापना की। और नौजवान सभा का मूल उद्देश्य क्या है, तो गणतंत्र की स्थापना, और गणतंत्र के साथ ही किसानों और मजदूरों को शासन में भागीदारी प्रदान करना। मुख्य रूप से मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करना ही इनका उद्देश्य यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो संगठन बना है नौजवान सभा, ये HSRA में सम्मिलित हो गया। हमने आपको बताया 1924 में, देखिए यहाँ से आप कवर कर लेंगे, 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, और जिन्होंने काकोरी कांड किया था और वो बता दिया था कि 4 लोगों को फांसी हुई। 1926 में नौजवान सभा बनी, और 1928 में HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, और ये नौजवान सभा भी HSRA में ही विलय हो गई थी। ठीक है, विलय कर दी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, HSRA का जिक्र अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये साम्यवादी गतिविधियां और किस तरह से भगत सिंह का पदार्पण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह की पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज की बातचीत कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से साम्यवाद पर ब्रिटिश पूंजीवाद हावी होता हुआ दिखाई दिया। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।